नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं और एक नया सेशन लेके आया हूँ जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इंडियन आर्मी ने 133rd टीजीसी कोर्स हमारा आया हुआ है, इसका नोटिफिकेशन। तो आज इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो ये इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है इंडियन आर्मी की तरफ से। ठीक है, 133rd टीजीसी है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए है। और यहाँ पे एलिजिबल कौन लोग है? अनमैरिड मेल सिर्फ। ओके, ये सिर्फ मेल्स के लिए ही है, फीमेल के लिए ये पोस्ट नहीं है, अनमैरिड मेल। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो मतलब कुछ कुछ लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, तो ठीक है, मतलब ये तो हम पढ़ ही लेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। एज लिमिट का अगर मैं बात करूं कि कितना होना चाहिए, तो आपका एज लिमिट जो है 20 से आप 27 के बीच में लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर आप ये 2 तारीख के बीच में 2 जुलाई 1994 से लेके अगर आप 1 जुलाई 2001 के बीच में अगर आप बॉर्न हुए हैं, तो आप ये वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि फॉर्म का लास्ट डेट भरने का कब है? 26 मार्च 3 PM तक है। ठीक है, 26 मार्च 3 PM। तो ये थोड़ा सा आप लोग है ना, मतलब जल्दी ही भर लीजिएगा। 24 तक आप लोग भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का कभी वेट मत कीजिए। लास्ट डेट में क्या हो कुछ पता नहीं, तो एटलीस्ट 1-2 दिन हाथ में रख के आपको फिल कर लेना चाहिए। अब देखिए यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा, ये आपके जो 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ ये लोग लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब आप कोई दूसरा प्रमाण पत्र ला रहे हैं जहां पे कि आप इनको बोलेंगे कि ये वाला ले लीजिए, नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके 10th का या आपके 12th के मार्कशीट का ही लिया जाएगा। ठीक है, आपके 10th या 12th का मार्कशीट ये लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करूं, तो जो भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, क्या बोला, फाइनल ईयर में जो लोग हैं या जो लोग पास आउट हो गए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका एज लिमिट, आप एज लिमिट के अंदर है तो। ठीक है, और जो भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो लोग की अप्लाई करेंगे, जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उनको अपना डिग्री ये डेट तक लेके आना है। 1 जुलाई 2021 तक आपको आपका डिग्री, फाइनल डिग्री मिल जाना चाहिए, या आपके पास आपका प्रोविजनल डिग्री आ जाना चाहिए। तो फिर आपका कैंडिडेचर आपका होल्ड करेगा, नहीं तो ये लोग आपको निकाल भी सकते हैं अगर आपका डिग्री इसके ये डेट के बाद आए। हम लोग आगे देखेंगे ही अभी इसको। ठीक है, और यहां पे तो ये सब नॉर्मल चीजें लिखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज, जो भी लोग फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, फाइनल ईयर में हैं और जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जिसका बैकलॉग है, आप अप्लाई करते टाइम अगर आपका बैकलॉग है तो नहीं हो पाएगा, तब आप नहीं है एलिजिबल। ठीक है, आप इनएलिजिबल है पोस्ट के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ऐसे नहीं कि फर्जी कुछ भी लिख देंगे, है ना। ये लोग सारे मार्कशीट आप लोगों का मांगेंगे, है ना, तो उसमें अगर बैकलॉग है आपका करंट बैकलॉग, तो वो लोग फिर आपको तुरंत वहां से मतलब क्या करेंगे, आपको इनएलिजिबल कर देंगे। तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि गलत इंफॉर्मेशन हम ना प्रोवाइड करें कहीं पे भी। यहां पे तो सब ठीक है। अब अगर वैकेंसीज का बात करूं तो देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 11 सीट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और आप देख सकते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में आपके पास कोई भी एक ये जो है, जो लिखा हुआ है स्ट्रीम में आपको बीटेक या बीई मिल रहा है, तभी आप अप्लाई कीजिए, है ना, सिविल के अंडर से। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल स्ट्रक्चरल, यहां पे बहुत सारे ब्रांचेस है। देखिए, इनमें से कोई भी अगर आप एक ब्रांच के हैं तो आप फिल कर दीजिए सिविल के अंडर से। अब मैकेनिकल के अंडर में भी देखिए इतने सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ सीट 3 है सिर्फ। ठीक है, कम है थोड़ा, लेकिन ठीक है, मतलब भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई फॉर्म का तो फीस है नहीं कोई भी फॉर्म का। ठीक है, आपको भरना है। तो यहां पे देखिए मैकेनिकल के लिए ये ब्रांचेस दिए हुए हैं,
अब ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये ब्रांचेस है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी 4 है, अच्छा खासा ही सीट है, मतलब ठीक है 4 सीट है, इतना कम भी नहीं, मतलब थोड़ा कम है चलेगा, लेकिन फिर भी है ना। तो अगर आपके पास ये वाले एक भी कोई डिग्री में आप आते हैं, एक कोई कैटेगरी में, तो आपको डबल ई और ट्रिपल ई से भरना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। अब जैसे कि कंप्यूटर साइंस भी इसमें एलिजिबल है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी ये आपके सारे जो भी डिग्री के नेम हैं आप इनमें से एक में भी भर सकते हैं, ठीक है। आईटी ब्रांच भी है यहाँ पे। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे सीट्स कितने हैं? 9 है, तो ये तो अच्छा है, मतलब सिविल के बाद सबसे ज्यादा 9 सीएसई को दिया हुआ है। आईटी में भी देखेंगे तो आईटी में भी 3 है। यहाँ पे एमएससी वालों को भी दिया हुआ है चांस, है ना, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, देखिए दोनों जगह पे एमएससी वालों को भी एलिजिबल किया हुआ है। अब रहा ईटीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो अगर आपका बीटेक डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो आप ईटीसी से भरेंगे, है ना। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो आप ईसीई से भरेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब यहां पे देखिए 2 सीट है तो ईसीई वाले ईटीसी से भर दिए, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। आपका जो भी डिग्री में आपका जो नाम आएगा आपके स्ट्रीम का, वही आपको वहां पे ढूंढ के लिखना है ना। तो देख लेंगे यहां पे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर आप सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है तो आपको टेलीकम्युनिकेशन से भरना पड़ेगा। यहाँ पे ईसीई भी है और सैटेलाइट भी दिए हुए हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी है। एरोनॉटिक्स इंजीनियर भी दे सकते हैं, एरोनॉटिकल के लिए भी है यहाँ पे। ऑटोमोबाइल के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है। तो कुल मिला के यहाँ पे 40 सीट है, तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है, भर सकते हैं आप लोग। अब यहां पे देखिए, जब आप यहां पे क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग का अभी शेड्यूल में बात करूंगा कि ट्रेनिंग कितने दिन का होगा, कितने हफ्ते का होगा। तो आप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप आर्मी में लेफ्टिनेंट के पोस्ट से ज्वाइन करेंगे, तो कितना मतलब प्राउड फीलिंग होगा ना। आप मतलब आपका जो भी नाम रहेगा उससे पहले एक लग जाएगा लेफ्टिनेंट आपको, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत प्राउड फीलिंग आता है, लेफ्टिनेंट जो भी आपका नाम है, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब, है ना। तो आप लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्म भरिए, ठीक है, फॉर्म भर दीजिए। पैसे कुछ है नहीं, जाना ना जाना वो बात की बात है, ठीक है। आपको आर्मी, इंडियन आर्मी इंटरव्यू के लिए आपको कोई पैसे भी नहीं मांगेंगे, ये लोग आपको टिकट भी रिएम्बर्स करेंगे, ठीक है। तो आपको बस फॉर्म भरना है, ठीक है। अब ट्रेनिंग का बात करें तो ट्रेनिंग देखिए आपका आईएमए देहरादून में होगा, बहुत ही अच्छा जगह है, मतलब, है ना। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून बहुत ही सही जगह है, मगर अगर आप लोग देखेंगे तो जगह बहुत ही अच्छा है। इंडियन आर्मी ने इसके कुछ कुछ वीडियोस भी दिए हैं, अगर आप ट्रेनिंग देखेंगे तो मतलब लाइफ एकदम एंजॉय वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से किया जाता है, ऐसे नहीं कि मतलब लेजी है, आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो रहा है आपका ट्रेनिंग, वैसा नहीं है। मतलब एक हमारा फॉर्मेट रहता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है, लेकिन आप क्या है, लाइफ को एक अलग नजरिए से आप लोग मतलब लीड करेंगे, है ना। हॉर्स राइडिंग रहता है, पोलो रहता है, ठीक है, फिर स्विमिंग सिखाया जाता है, बहुत कुछ मतलब रहता है। एक मतलब आपका जो एक डोमेन रहेगा ना, वो एक ह्यूज वैरायटी में आपको आ जाएगा, है ना। मतलब आपको सोसाइटी में एक अलग से मतलब लोग देखेंगे, है ना। मतलब अगर आप ऐसे है कि लल्लू टाइप के घूम रहे हैं, आप एक बार इसका ट्रेनिंग खत्म करके आएंगे, आपका ओरिएंटेशन इतना जबरदस्त होता है ना कि मतलब आपके अंदर से एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। आपसे जब लोग बात करेंगे तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब है, मतलब, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग कितने दिन का होगा तो 49 वीक्स होगा, ठीक है। तो 49 वीक्स मतलब नियर अराउंड 1 ईयर के आसपास होगा, ये 1 ईयर के अराउंड में होगा, ठीक है, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स रहते हैं, तो ये भी वही इतना ही रहेगा 49, मतलब, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट्स जो भी मतलब ये थोड़ा सा है आपको, है ना, मतलब आप 1 साल तक शादी वादी नहीं कर सकते, है ना, और आप पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह सकते, है ना। मतलब शादी आप नहीं कर सकते, अगर आप शादीशुदा है तो ठीक है। मतलब अगर आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम में तो नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आप अगर करेंगे तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ड्यूटी से, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। और अगर आपको एक बार डिस्चार्ज किया जाता है तो अगर आप शादी करते हैं तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा हर वीक के हिसाब से, ठीक है। आप जितना वीक अटेंड किया, सपोज कीजिए आप 6 वीक ट्रेनिंग आपने किया है, तो
ये देखिए ये 12,000 के आसपास का समय है ना, तो आपको 72,000 रुपए देना पड़ेगा फिर, है ना। तो जितने दिन आप ट्रेनिंग किए हैं आपको उस हिसाब से ये पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको मतलब आप ये शादी करके या पेरेंट्स के साथ अगर उस टाइप से आपको डिस्चार्ज किया जाता है, अगर कोई दूसरे कारणों से डिस्चार्ज किया जाता है, जैसे कि आपको हेल्थ इश्यूज हो गए, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको ये ट्रेनिंग के दौरान, तब अगर डिस्चार्ज किया जाता है तो आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के करते हैं, ठीक है, तो आपको फिर ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप जानबूझ के छोड़ देते हैं तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा वीकली बेसिस पे, ठीक है। अब ये सब तो प्रमोशन क्राइटेरिया है, ये सब बात की बातें हैं एकदम, है ना। मतलब तो ये भी पे एंड पर्क्स है। आप पे एंड पर्क्स देखिए, मतलब लेफ्टिनेंट का कितना अच्छा पे एंड पर्क्स है, मतलब 56,000 से लेके 1,77,500, बहुत ही अच्छा पे एंड पर्क्स है यहाँ पे, ठीक है। और आर्मी वालों का तो आपको पता ही है, अलग से कैंटीन वगैरह सब होता है, तो वो सब तो सभी हम लोग जानते हैं। तो ये सब पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा कि आपके पे एंड पर्क्स क्या रहेंगे, ठीक है। ये सब मतलब आप सिलेक्ट हो जाइए, उसके बाद आपको खुद ही खुद पता चल जाएगा। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको ये वेबसाइट पे जाना है www.joinindianarmy.nic.in पे। यहां पे जाके आपको ऑफिसर एंट्री पे जाके अप्लाई एंड लॉग इन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको 2 स्टेज में आपका होगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक बार अप्लाई कर दिया, आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। तो वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स से आपको सेकंड स्टेज के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा यहां पे एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। आपको सब एक करके आपके 10th का मार्कशीट, आपके 12th के मार्कशीट का रोल नंबर, आपके बीटेक का मार्कशीट का रोल नंबर, सब आपको अप्लाई करना है यहां पे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग करेंगे, ठीक है। और यहां पे देखिए सीजीपीए जो है आपको ग्रेड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे कोई भी सीजीपीए नहीं लिख पाएगा, तो आपको ग्रेड में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, ये चीज लिखा हुआ है। और हां, आप जहां पे भी आपके पेरेंट्स का नाम फिल कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स का नाम आप वही फिल करेंगे जो आपके 10th के मार्कशीट या 12th के मार्कशीट में लिखा हुआ हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई दूसरा नाम आप फिल कर रहे हैं जो कि आपके फादर का या मदर का आधार पे है, वो नहीं चलेगा, है ना। आपको वही फिल करना है जो आपके 10th 12th के मार्कशीट में है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीजें कैरी करना है, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहां पे कोई एग्जाम नहीं है। सबसे अच्छा बात यह है कि कोई एग्जाम नहीं है। आपको ये लोग आपके बीटेक के परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो मैं वो भी बताऊंगा कि क्या परसेंटेज होगा, ठीक है, टेंटेटिव क्या परसेंटेज होगा, ये भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो आपको क्या क्या चीजें कैरी करना है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सारे आपके जो भी है डॉक्यूमेंट्स, उसके आपको एक जेरोक्स लेना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल भी कैरी करना है। और एक बात बता दूं, आप जब भी अगर ट्रेन से जा रहे हैं और आप अपना ओरिजिनल कैरी कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहिए, है ना। मतलब कोई भी अगर एक बैग ले लीजिए आप अपना, है ना, जैसे लैपटॉप वाला बैग है वैसा बैग में ले लीजिए। इवन अगर आप टॉयलेट में भी जाते हैं तो वो बैग आप कैरी कीजिए, वो बैग कभी भी आप कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके कैरी कर रहे हैं तो वो बैग आपका जान है ना। मतलब आपका जान उसी बैग में है, तो आपको उसी टाइप से कैरी करना है। वो बैग आप कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, ओरिजिनल वाला, है ना। मतलब ऐसे नहीं कि नीचे वाले भैया के भरोसे बैग छोड़ के हम चल दिए, है ना, घूमने उमने इधर उधर, तो वो काम नहीं करेंगे। अपना बैग आप अपने भरोसे रखेंगे, है ना, किसी को भी नहीं देंगे, ओरिजिनल वाला जो है ना। मतलब वो अगर मिसप्लेस हो गया इधर उधर तो मतलब समझ रहे, गलत हो जाएगा एकदम। हाँ, तो एक कॉपी ऑफ प्रिंट आउट जो आप फॉर्म भरेंगे उसको भी लेके जाना है, साथ ही साथ 10th का मार्कशीट भी लेके जाना है। तो ये सब तो ठीक है, 12th का मार्कशीट, आपके इंजीनियरिंग के सारे मार्कशीट, अगर आप पास आउट हो गए हैं तो डिग्री आ गया है, अगर आप पास आउट होने वाले हैं या अगर आपका अभी तक डिग्री नहीं पब्लिश हुआ है तो प्रोविजनल मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री लेके जाएंगे। साथ ही साथ आपको सारे मार्कशीट भी कैरी करने हैं, सारे मार्कशीट। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास सारे मार्कशीट होंगे। अगर आप प्री फाइनल मतलब अगर आप 6 सेमेस्टर है तो आपके पास जितने भी मार्कशीट है उसको कैरी करना है, ठीक है। और साथ में क्या कैरी करना है, आपका अगर मार्कशीट में सीजीपीए में है तो आपने उसको कन्वर्ट कैसे किया परसेंटेज में, उसका भी आपको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप 6 सेम में हैं या 3rd ईयर में हैं तो आपको आपके प्रिंसिपल से अटेस्टेड किया हुआ कि आप पास आउट करेंगे, उसको भी लेके जाना है। पास आउट कब,
1 जुलाई 2021 से पहले आप पास आउट करेंगे, इसका डिक्लेरेशन आपको प्रिंसिपल से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें लेके जाना पड़ेगा। आपका जो भी ओरिजिनल मार्कशीट ये लोग लेंगे वेरिफिकेशन के लिए, ये आपको लौटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये लोग कुछ रिटेन कर लेंगे कि नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। कहीं पे भी कोई भी रिक्रूटमेंट हो, आपको आपका मार्कशीट कभी भी जमा नहीं करना है, मतलब ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होता है। अगर आपको कोई बोल दे कि आपको आपका ओरिजिनल जमा करना होगा, तो वो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है ना। वहां पे वैसे काम करना ही नहीं है कभी, है ना। आपको आपका ओरिजिनल कभी भी किसी को नहीं देना है, ठीक है। आप वेरीफाई करवाइए, फिर वापस ले लीजिए, ठीक है। और हां, एक चीज, कैंडिडेट को सिर्फ एक ही जगह से फॉर्म भरना है, कोई भी एक स्ट्रीम से। जैसे कि ईसीई मैंने अभी दिखाया था, ईसीई भी है और ईटीसी भी है। गेट में ये दोनों जो ब्रांचेस है ये फॉर्म भरते हैं ईसीई से, ठीक है। लेकिन यहां पे अलग अलग है, आपका ब्रांच जो है आपको उसी के अंडर में जाके फिल करना पड़ेगा, है ना। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, आपको आपके कट ऑफ परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर मैं कट ऑफ परसेंटेज का बात करूं तो देखिए, एक टेंटेटिव जो इन्होंने मैंने पिछले वालों से देखा था, तो ये सब जो है मैं इसका ना ये क्या करूंगा, मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो देखिए परसेंटेज उतना कुछ खास ज्यादा नहीं है, 50% दिया हुआ है ना। सिविल में, आर्किटेक्चर में भी 66, ये मतलब पिछले वाला है, ठीक है। एसएससी टेक 56 के लिए है, तो यही 50 और 55 के बीच में ही है, ये जो हमारे मेन ब्रांचेस है उनके लिए। तो देखिए मेक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा था, है ना, मतलब 67, क्योंकि अगर 50% रखेंगे तो मैकेनिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ेगा, है ना। लेकिन देखिए डबल ई और ट्रिपल ई के लिए 50%, कंप्यूटर साइंस के लिए 50%, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी 50, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 50, एरोनॉटिकल, एवियोनिक्स, एरोस्पेस के लिए थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 50, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 50, टेक्सटाइल के लिए 50, है ना। तो मतलब आप ये मान के चल लीजिए कि अगर आप मेन ब्रांचेस से है तो इसी के अराउंड में रहेगा, ठीक है। इसी ये जो लिखा हुआ है इसी के अराउंड में रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो सिलेक्ट किया जाएगा ना बेसिकली, वो आपके बीटेक के कट ऑफ परसेंटेज के बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। अगर आप 6 सेमेस्टर तक के हैं तो आपको आपका एवरेज लिखना पड़ेगा 6 सेमेस्टर तक का। फिर आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। सेंटर अलॉट किया जाएगा कि आपको कहां पे जाके आपका इंटरव्यू देना है, ठीक है। और ये सब चीजें आपको आपके ईमेल और फोन नंबर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर का बात करूं तो देखिए सेंटर ये जगह है हमारा, एक है इलाहाबाद में है, मतलब प्रयागराज, है ना, प्रयागराज इसको अब बोलते हैं। भोपाल में है, बेंगलोर है, ठीक है। कपूरथला में भी है, कपूरथला बहुत अच्छा जगह है पंजाब में, है ना, तो वहां पे भी है। और यहाँ पे आपके बहुत तरीके का, मतलब अलग अलग टाइप का आपके टेस्ट लिए जाएंगे, है ना। तो बहुत अलग टेस्ट रहते हैं, अगर आपको चाहिए होगा मतलब उसका भी डिटेल तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक नेक्स्ट सेशन में। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए तो मैं उसका भी डिटेल प्रोवाइड करूंगा। देखिए एसएससी का जो इंटरव्यू, एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है ना, शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, ये 5 डेज का होता है। और यहाँ पे 2 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो अगर आप स्टेज 1 में फेल कर जाते हैं ना, तो आपको स्टेज 2 में जाने नहीं दिया जाएगा, आपको तुरंत घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आप आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब मेंटल भी बहुत टेस्ट होता है, आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, आपका मेंटल टेस्ट भी होता है यहाँ पे, है ना। मतलब आपको हर तरीके से स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो अगर आपको जानना है तो आप नॉर्मल गूगल में जाके टाइप कर लीजिए एसएसबी प्रोसीजर, तो आपको मिल जाएगा वहां पे क्या क्या होता है अच्छे से एकदम, है ना। तो आप देख सकते हैं एकदम। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका। अब अगर ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बात किया जाए तो कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको क्या होगा, उनको एसी 3 टायर का रेलवे से टू एंड फ्रो, मतलब आप जाएंगे भी एसी 3 टायर से, आएंगे भी एसी 3 टायर से, या आपको बस फेयर दिया जाएगा, है ना। बस फेयर दिया जाएगा, गवर्नमेंट बस फेयर, ऐसे नहीं कि मतलब हम चल दिए और मेक माई ट्रिप में जाके बस ले लिए, है ना, एकदम वॉल्वो बस कर लिए, तो उसके लिए नहीं मिलेगा। जो गवर्नमेंट बसेस होंगे उसके लिए आपको दिया जाएगा, है ना। तो ठीक है, मतलब
तो ये सब ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप अगर दूसरी बार जा रहे हैं तो आपको मिलेगा, दूसरे बार अगर जाएंगे तो आपको अपने अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम जो लोग जा रहे हैं उनको मिलेगा। ठीक है, ये सब मेरिट लिस्ट का है, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू डेट चेंज नहीं होगा, और तो बस इतना ही है। और देखिए ये जो चीज़ है ये मैंने पहले ही बोला है, एप्लीकेशन आपका 26 तारीख 26 मार्च 2021 को क्लोज होगा, 3 बजे 3 PM में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो लोग इंटरेस्टेड है 24 मार्च तक आप लोग फिल कर लीजिए इसका फॉर्म, है ना, अच्छे से एकदम फिल कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट रहे इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा मेरे को। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ। इससे क्या होगा, मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे भी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए मैं और मेहनत करूँ और वीडियोस प्रोवाइड करूँ ये सब जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।